बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत नासाज होने की वजह से ये एक दो दिन का गैप आ गया था, लेकिन बच्चों के जो है वो रेगुलरली टेक्स्ट आ रहे थे अबाउट द लेक्चर्स। तो जो ये है, मैंने अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। काइंडली आप थोड़ा सा प्रे कर लीजिएगा कि अल्लाह जो है वो मुझे शिफा दे दे। तो इसी तरीके के साथ हम इन लेक्चर सीरीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते जाएं। अच्छा, हो सकता है कि थोड़ा मेरा वॉइस के साथ इशू हो जाए इस लेक्चर के दौरान, क्योंकि स्टिल आई हैव अ पेन इनसाइड माय माउथ। तो लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, हमने जो कल कल नहीं बल्कि जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, वो हमने थोड़ा सा स्पीड, बल्कि हमने स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को देखा था। हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर हमने दो चीजें डिस्कस की थी कि आइदर द वेव चेंज इट्स मीडियम और विद इन सेम मीडियम। अगर मीडियम चेंज करेगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, अगर विद इन सेम मीडियम रहेगी तो स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद करने इस फार्मूले के मुताबिक। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जो इस फार्मूले के साथ रिलेटेड भी मैं कह सकता हूँ, वो वाटर वेव्स के साथ रिलेटेड होता है। अब सुनिएगा कि जब वाटर वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, और वाटर वेव्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं। वाटर वेव्स ट्रेवल करती हैं फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर और शैलो टू डीप वाटर। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा। अच्छा, ये एमसीक्यूज है, तभी मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करवाता जा रहा हूँ। डीप टू शैलो वाटर, ठीक है। तो अगर पानी ट्रेवल करे फ्रॉम डीप टू शेलो रीजन, अगर डीप से शेलो रीजन की तरफ जाएगा, तो बदले में हमने कल भी पढ़ा था कि अगर मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यानी कि इस केस में भी फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है, याद रखिएगा। वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो वाटर वेव्स के अंदर जब पानी डीप से शेलो की तरफ जाएगा, तो इसमें जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो स्पीड डिक्रीज होने की वजह से वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड डिक्रीजेस एंड आल्सो वेवलेंथ भी क्या होने वाली है? वो भी डिक्रीज होने वाली है। वेवलेंथ डिक्रीज होने का क्या मतलब है? कि पानी की छोटी छोटी वेव्स बनेंगी। इसी तरीके के साथ अगर पानी जो है वो ऐसे ट्रेवल करे फ्रॉम शेलो टू डीप वाटर, अगर वो शेलो से कहाँ जाए? डीप वाटर की तरफ जाए। अगर शेलो से वो डीप वाटर की तरफ जाएगा, तब बदले में क्या होगा? तब बदले में उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और वेवलेंथ इंक्रीज होने का क्या मतलब है? वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब है कि बड़ी बड़ी वेव्स बनेगी। तो ये दो चीजें आपने याद कर देनी है। सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बड़ा सिंपल सा सवाल ये आता है कि अगर कोई वेव डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे या कोई वेव जो है वो रेयर मीडियम में ट्रेवल करे, तब हम उसमें कैसे डिफरेंस ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको समझाना है इसको लाइट के केस में भी और साउंड के केस में भी। तो यहाँ पर दो वेव्स में आपको समझाऊंगा, एक लाइट के लिए, एक साउंड के लिए। ठीक है, कि जब लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे तो क्या होगा, और जब साउंड डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लाइट को डिस्कस करूंगा और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साउंड वेव। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जब लाइट ट्रेवल करे फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यानी कि लाइट रेयर से कहाँ आ रही है? डेंसर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर से डी की तरफ। आर से डी की क्या मतलब है? रेयर से डेंसर की तरफ। तो जब वेव डेंसर मीडियम में आती है, तो अगर हमारे पास साउंड वेव हो, तो अगर हमारे पास क्या हो? साउंड वेव हो, तो याद रखिएगा उसकी स्पीड और जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो साउंड वेव जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, जब साउंड वेव रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और अगर लाइट वेव रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तब बदले में क्या हो रहा है? तब बदले में स्पीड एंड वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इज इट क्लियर? ओके। अब इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, इसी के अंदर ही मैं जो है ना इसको चेंज कर देता हूँ। देखिएगा अब क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई वेव जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जाए,
अगर कोई वेव डेंसर से रेयर की तरफ जाए तो साउंड वेव में जो उसकी स्पीड और वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। और जो हमारे पास लाइट का केस आएगा उसमें स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो चीजें एमसीक्यूज में याद कीजिएगा, ठीक है। अगर साउंड वेव डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है तो स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीज। डेंसर टू रेयर का मतलब ऐसे समझ लें जैसे गिलास से हवा में जा रहा है, ठीक है। और रेयर से डेंसर का मतलब क्या है, जैसे हवा से किसी गिलास में जा रहा है। और लाइट के केस में क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर की उसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या हो रही है, उसकी स्पीड और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये जनरल एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं जो आपको याद करनी है, जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक समझाए थे। विजिट के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर ये सारी चीजें समझाता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैं इसको जो है वो क्लियर ऑल ड्राइंग्स करूंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या होता है, चलें। तो मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करता हूँ। और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक क्या है, वो हमारे पास बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये चीजें आप वैसे भी पढ़ चुके हैं पहले। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। हाँ, करेक्ट वन भाई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कोई भी दो वेव्स जो हैं वो आपस में क्या करती हैं, आपस में आके मिल लेती हैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड की एडिशन के बराबर हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक वेव है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर वेव बना रहा हूँ। तो मेरे पास एक वेव है जो ट्रेवल कर रही है। तो फिलहाल हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेव है जो ऐसे ट्रेवल कर रही है। अब इस वेव का कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला डिस्टेंस। इस एम्पलीट्यूड को हम शो कर देते हैं y1 से। सो y1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक दूसरी वेव है, ठीक है, जिसको हम यहाँ से रेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक दूसरी वेव है, उस दूसरी वेव का भी कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा। उस एम्पलीट्यूड को हम y2 के बराबर कर देते हैं। सो वी हैव अ सेकंड वेव हियर। हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड वेव है और इस सेकंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर है, वो एम्पलीट्यूड y2 के बराबर है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब हमारे पास ये दोनों जो वेव्स हैं ये आपस में क्या आएंगे, आपस में किसी एक पॉइंट पर आके मिलेंगी। तो बदले में हमें इसकी एक इंडिविजुअल, इसकी एक अलग वेव मिलेगी। और हमें जो इसकी एक अलग वेव मिलेगी उस अलग वेव का भी कोई ना कोई एक एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। अब ये जो अलग वेव का एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा उस अलग वेव के एम्पलीट्यूड को हम y के बराबर कर रहे हैं। और ये जो y होगा ये क्या होगा, ये y होता है वेक्टर एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। यानी कि जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आपको मिले उसकी वेक्टर एडिशन होती है दर हकीकत यहाँ पर। सो इंडिविजुअल वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये कंडीशन है आपके पास। इसी तरीके के साथ ये लाजमी नहीं होता कि हमें यहाँ पर प्लस मिले, हमें यहाँ पर माइनस भी मिल सकती है। तो मैं प्लस माइनस लिखूंगा दर हकीकत इस फार्मूला के अंदर। अब माइनस आपको कहाँ पर मिलेगी, जब वेव अपोजिट केस में बनती जाए। अब अपोजिट केस में कैसे बनती जाए, देखें। हमारे पास एक वेव ऐसी है, ठीक है। ये वेव का पैटर्न कुछ ऐसे बना। अब इसका क्या मतलब है कि वेव का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्रेस्ट बना है और जो सेकंड पार्ट है वो ट्रफ बना है। इसी तरीके के साथ इसको दूसरी वेव के साथ कंबाइन करना है, लेकिन जो दूसरी वेव है उसका पहले ट्रफ बने, उसके बाद बदले में उसका क्या बने, क्रेस्ट बने, ठीक है। तो अब जब ये दोनों वेव्स आपस में क्या करेंगे, जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी ऑन अ सिंगल पॉइंट, किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर जब सुपर इम्पोज होंगी, अगर इसका एम्पलीट्यूड y1 के बराबर है और इसका एम्पलीट्यूड y2 के बराबर है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई जो पहली वेव का एम्पलीट्यूड है वो दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है, y1 इज ग्रेटर देन y2। तो बदले में हमें जो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा y, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा y1 माइनस y2 के बराबर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो, अच्छा ये जीरो भी बन सकता है। जीरो तब बन सकता है जब y1 और y2 आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इफ y1 इज इक्वल टू y2, अगर y1 और y2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो y1 माइनस y1 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा।
तो इस केस के अंदर जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा बिल्कुल 0 मिलेगा, और 0 का मतलब क्या है कि वो वेव बिल्कुल एक मीन पोजीशन पर सीधी सी लाइन बनाएगी। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, इस लॉजिक का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता क्या है। देखें, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, ये पहला वाला जो टर्म हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि फर्स्ट वेव का क्रस्ट बना था तो सेकंड वेव का भी पहले क्रस्ट बना, फर्स्ट वेव का बाद वाला ट्रफ बना तो सेकंड वेव का भी बाद वाला क्या बना, ट्रफ बना। यानी कि क्रस्ट क्रस्ट पर फॉल कर रहा है, ठीक है, और ट्रफ ट्रफ पर फॉल कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब किसी भी वेव का क्रस्ट और क्रस्ट पर फॉल करे और जब ट्रफ ट्रफ पर फॉल करे तो बदले में इसका एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके के साथ जब हमने यहाँ पर देखा कि भाई फर्स्ट वेव का क्रस्ट है और सेकंड वेव का हमारे पास यहाँ पर ट्रफ है, फर्स्ट वेव का फिर ट्रफ और उसके बाद दूसरे वेव का हमारे पास क्रस्ट है। तो जब हमारे पास किसी भी वेव का क्रस्ट ट्रफ पर गिरेगा या ट्रफ क्रस्ट पर गिरेगा तो बदले में इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये वेक्टर एडिशन है। देखें, वेक्टर एडिशन बड़ी सिंपल सी होती है। वेक्टर अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है ना तो एक वेक्टर का हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, और डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब ये है कि क्रस्ट ट्रफ वाले पार्ट पर आके कंबाइन करें और ट्रफ क्रस्ट वाले पार्ट पर आके कंबाइन करें। हाँ, ये एम्पलीट्यूड 0 भी हो सकता है, उसके लिए लाजमी क्या है कि y1 और y2 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये समझ में आ गया? चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा जो मेजर कंसल्ट होगा इसकी 3 रिजल्ट्स पर होगा, वो 3 रिजल्ट्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो मैं यहाँ पर इसके 3 रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा। ये मैं चीज यहाँ से हटाऊंगा, मिटाऊंगा। एम्पलीट्यूड बढ़ना, एम्पलीट्यूड कम होना आपके लिए क्लियर होगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके 3 रिजल्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो इसका रिजल्ट होगा, वो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास कहलाता है इंटरफेरेंस। द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जो पहला पहला रिजल्ट होगा सुपरपोजिशन का वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है? इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि आपके पास 2 सिमिलर वेव्स होनी चाहिए। 2 कौन सी वेव्स होनी चाहिए, सिमिलर वेव्स। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपके पास 2 वेव्स होनी चाहिए, वो सिमिलर वेव्स होनी चाहिए। अब सिमिलर वेव्स होने का क्या मतलब है, सिमिलर वेव्स होने का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जब 2 वेव्स सिमिलर वेव्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक जैसी है और दोनों वेव्स किस में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। जब 2 वेव्स सेम डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों सिमिलर वेव्स होंगी और आपस में किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेंगी, तो बदले में हमारे पास क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। इसी तरीके के साथ इसका एक सेकंड रिजल्ट बनता है जिसको मैं बी लिख लेता हूँ, और वो इसका सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, इसका सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या कहलाता है, बीट्स। सो बीट्स इज द सेकंड रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। जो बीट्स हमारे पास है वो सुपरपोजिशन का सेकंड रिजल्ट है। और बीट्स में हमारे पास क्या होता है, बीट्स में हमारे पास 2 वेव्स होती हैं जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि 2 वेव्स होंगी और दोनों वेव्स जो जाएंगी वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी। अच्छा, जब 2 वेव सेम डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन बदले में होना क्या चाहिए कि जो वेव्स होनी चाहिए उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। स्लाइटली क्या होनी चाहिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्लाइटली वर्ड की मीनिंग क्या है, स्लाइटली वर्ड की मीनिंग है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और वो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई थी ह्यूमन एयर के लिए, वो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, कितने, 10 हर्ट्ज से भी कम होनी चाहिए। तो ह्यूमन एयर के लिए है सिर्फ 10 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। तो 2 वेव्स आपस में सेम डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। और कितनी चेंज होनी चाहिए, तकरीबन 10 हर्ट्ज से आपको कम मिले। यानी उन दो का जो डिफरेंस हो ना, दोनों का जो डिफरेंस हो, जैसे एक 8 हर्ट्ज है और एक हमारे पास 6 हर्ट्ज है, तो 8 और 6 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट आ जाएगा वो हमारे पास 2 हर्ट्ज आ जाएगा। तो उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। तो वी गॉट द बीट्स देयर, हमें बीट सुनाई देगा वहां पर। अच्छा, वैसे ये आपके एमडीकेट या ईकेट कोर्स में नहीं है बीट्स या इंटरफेरेंस, लेकिन मैं आपको इसके रिजल्ट के प्रिंसिपल समझा रहा हूँ क्योंकि सुपरपोजिशन में ये चीज है। इसका तीसरा रिजल्ट आएगा तो मैं यहाँ से इस चीज को क्लियर कर लेता हूँ, और इसके तीसरा रिजल्ट हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो इसका तीसरा रिजल्ट क्या कहलवाएगा, इसका तीसरा रिजल्ट कहलवाता है स्टेशनरी वेव्स। सो द थर्ड रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का
जो तीसरा रिजल्ट आपको मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। तो यहाँ पर मैं सी लिख लेता हूँ, स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं ये मैंने आपको पहले बताया था कौन सी होती है, पीरियोडिक या प्रोग्रेसिव, पीरियोडिक होती हैं। और ये क्या होती है, नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स याद रखिएगा, जिसको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अच्छा, ये मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। यहाँ पर वेव्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर। सबसे पहले तो ये चीज, वेव्स क्या होनी चाहिए, दो वेव्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर वेव्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिमिलर वेव्स कहने का क्या मतलब है, सिमिलर वेव्स कहने का मतलब ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ और उनका जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड तीनों सेम होने चाहिए, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो अपोजिट होना चाहिए। देखिए वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और उनकी वेवलेंथ भी सेम है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो बदले में जब वो सुपर इम्पोज करेंगी तो हमारे पास क्या बनाएंगी, हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि नो डाउट डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन इन द सेम लाइन होना चाहिए। इन द सेम लाइन का क्या मतलब है कि सेम उसी पॉइंट पर बनना चाहिए जिस पॉइंट पर वो दोनों वेव्स आपस में कंबाइन हो, आपस में मिले। इन द सेम लाइंस, दोनों सेम लाइन में होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये कि सर क्या हर फ्रीक्वेंसी पर स्टेशनरी वेव बनेगी, नहीं। रिमेंबर दिस वन, हर फ्रीक्वेंसी पर स्टेशनरी वेव नहीं बन सकती, बल्कि एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, रिमेंबर दिस वन, सब फ्रीक्वेंसीज पर स्टेशनरी वेव्स नहीं बन सकती, बल्कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। और उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हार्मोनिक्स। हम क्या कहते हैं उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, हार्मोनिक्स, याद रखिएगा। यानी कि हर फ्रीक्वेंसी पर स्टेशनरी वेव्स नहीं बनेगी, कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, और उन मखसूस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, उन मखसूस फ्रीक्वेंसी को हम हार्मोनिक्स का नाम दे देते हैं। तो ये तीन रिजल्ट्स आपने याद करने हैं, कौन से, इंटरफ्रेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में सब फ्रीक्वेंसीज नहीं होगी, जिसमें सब फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरफ्रेंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी सेम लिखा था ना, तो इसमें सब फ्रीक्वेंसीज आती है, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ ही फ्रीक्वेंसी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। उसके बाद एक एमसीक्यूज आ जाता है, और वो होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आपस में रिलेशन। किसी भी वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आपस में रिलेशन, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाहूंगा यहाँ पर। उसके बाद हम जाएंगे साउंड वेव्स की तरफ, तो यहाँ पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा लास्ट में। अच्छा, ये समझ आ गए, तीन रिजल्ट्स बड़े सिंपल थे। ओके, तो यहाँ पर क्लियर ऑल रैंक्स करके मैं डिस्कस करना चाहूंगा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन। डियर व्यूवर्स, याद कीजिएगा कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। जैसे अगर मैं आपको एमसीक्यूज में कहूँ कि भाई अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ जाए तो इंटेंसिटी कितने गुना बढ़ेगी, आप कहेंगे उसके स्क्वायर के टाइम्स, यानी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए उसके स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट पुट करेंगे ना दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर तो अंडर रूट में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद करने। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को शो करता है। जो किसको शो करता है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को। देखें उसके डील करने के लिए मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ। मैं क्या बता देता हूँ आपको, एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ इंटेंसिटी के टर्म्स के हिसाब से, कि आपने इन फेज मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे फाइंड करनी है। अगर आपने किसी भी वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई मैक्सिमम। अगर आपने मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ढूंढने का फार्मूला ये होता है कि एक इंटेंसिटी अंडर रेटिकल I1 प्लस अंडर रेटिकल ऑफ I2, और उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और अगर आपने मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम इंटेंसिटी ढूंढने का फार्मूला क्या है, कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी एक की I1 है और दूसरे की I2 है,
लेकिन हम क्या करेंगे, उनके बीच में माइनस पुट कर देंगे, तो वी गॉट मिनिमम इंटेंसिटी क्या है। तो एक मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला, एक मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला। यहीं पर ही बता देता हूं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो उन पार्टिकल्स को मिलती है जो किस में होते हैं, जो इन फेज में होते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है वो उन पार्टिकल्स को मिलती है जो कहाँ पर होते हैं, जो होते हैं आउट ऑफ फेज। वो फेज से क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, आउट ऑफ फेज। तो एक इन फेज पार्टिकल, एक आउट ऑफ फेज पार्टिकल। ऐसे समझ लें कि पार्टिकल का सेम डायरेक्शन हो या पार्टिकल का अपोजिट डायरेक्शन हो, तो वी गॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी दियर। चले मैं वेव्स के हिसाब से समझा देता हूँ कि इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर एक वेव मैंने बनाई है, यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर एक पार्टिकल है। यहाँ पर पार्टिकल का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पर भी जो पार्टिकल होगा उसका डायरेक्शन ऊपर है, तो इनको मैं इन फेज कहूंगा, ठीक है। ऐसे ही आउट ऑफ फेज भी बनते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से। यहाँ पर पार्टिकल है, अगर यहाँ पर होगा तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, के वेव नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ वाला पार्टिकल और यहाँ वाला पार्टिकल आउट ऑफ फेज होंगे, और यहाँ पर पार्टिकल और यहाँ पर पार्टिकल इन फेज होंगे। तो इन फेज का ये फार्मूला और आउट ऑफ फेज का ये फार्मूला याद रखिएगा। अब एक आप जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं इनका, और वो जनरल फार्मूला क्या होता है, वो जनरल फार्मूला ये होता है कि अगर आपने इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है तो उसका जनरल फार्मूला ये बनता है दैट इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 ऑफ अंडर रेटिकल I1 इनटू अंडर रेटिकल I2 एंड कॉस ऑफ थीटा। ये उनके दरमियान में एंगल होती है। तो ये आप एक जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं। I1 is the first intensity of first wave, I2 is the intensity of second wave, and cos of theta is the angle between them। मुख्तलिफ एंगल पर आपको वैल्यू मिलेगी। इन फेज जो होते हैं ना पार्टिकल, उनके दरमियान में एंगल होती है 0 डिग्री की, और जो आउट ऑफ फेज होते हैं उनके दरमियान में एंगल बनती है 180 की। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, जब आप कॉस की जगह पर वैल्यू पुट करें। अगर 0 पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, अगर 180 पुट करेंगे तो नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इन फेज और आउट ऑफ फेज का कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अच्छा, उसके बाद जो लाइट के केस में होता है, लाइट के केस में तो यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस स्क्वायर के। तो ऐसे समझने की इंटेंसिटी क्या ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़े हैं ना आपने, जो कूलम्स लॉ में होता है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में होता है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से। और ये इन द केस ऑफ लाइट होता है। ये फोटो सेल में जो है ना एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, यहाँ हम जो है वो डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पर भी ये चीज समझाई जाती है। तो इस चीज को समझना है और आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। अच्छा, इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला बताऊं, तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। अब जूल पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, वाट के बराबर, ठीक है। तो इसका फार्मूला यूनिट बन जाएगा वाट पर सेकंड, सही है। सॉरी, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं बल्कि जूल पर सेकंड, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको कवर कर लीजिएगा। जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, वॉट के, और वॉट पर मीटर स्क्वायर कर देंगे, या इसको आप वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी का यूनिट है, काइंडली इसको आपने याद कर लेना है। तो ये इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन इन टर्म ऑफ दीस सिचुएशंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने आगे अभी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को डिस्कस करना है, और उसके मुतालिक कुछ एमसीक्यूज की बातें हम करेंगे। जी, इन फेज का मतलब है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए पार्टिकल का, और आउट ऑफ फेज का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए पार्टिकल का। चलें, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है ना। वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस करना है कितने टेम्परेचर पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपको कितनी मिलेगी, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक न्यूटन का फार्मूला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लेपलेस करेक्शन होती है, न्यूटन फार्मूला, और इसकी साइड्स में मैं लेपलेस करेक्शन डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले न्यूटन का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। भाई, न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइन करने के लिए, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। चलें कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अच्छा लगता है नहीं, ब्लू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए। वो ये था कि स्पीड बराबर होती है अंडर रेटिकल प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। रो इज अ डेंसिटी
एंड ऊपर जो P है वो प्रेशर है आपके पास। ये न्यूटन का फार्मूला था। न्यूटन ने जब ये फार्मूला दिया था तो न्यूटन ने एक चीज को कांस्टेंट रखा था, और वो कौन सी क्वांटिटी थी? वो थी टेम्परेचर। यानी कि न्यूटन ने जब ये फार्मूला दिया था तो वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के उसने कहा था। उसने कहा था जब साउंड वेव एयर से ट्रेवल करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ। देखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। और जो प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट पर रखते हैं उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उन प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे। न्यूटन फार्मूला आइसोथर्मल पर आया था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, फार्मूला ये है। ठीक है। उसके बाद कौन सा लॉ इसमें ओबे होता है? इसमें ओबे होता है बॉयल्स लॉ। अच्छा, ये आइडियल गैस की सिचुएशन है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। और बॉयल्स लॉ का एक जनरल फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है कि प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट क्या रहती है? कांस्टेंट। अगर दो चीजों की प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर हाँ, ये इनिशियली कंडीशन थी जो न्यूटन के फार्मूला में आई थी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लेप्लेस करेक्शन। अच्छा, इसमें जो फार्मूले का आंसर हमें मिला था, यानी स्पीड ऑफ साउंड हमें जो मिली थी, वो कितनी मिली थी न्यूटन के हिसाब से? वो हमें मिली थी 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसमें एरर आया था, क्योंकि मैंने कितनी बताई? 332। और एरर कितना आया था? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हमें यहाँ से मिला था 16%। तो 16% का इसमें एरर शामिल था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है लेप्लेस करेक्शन। लेप्लेस करेक्शन। अब लेप्लेस करेक्शन का जो फार्मूला था, वो फार्मूला कौन सा था? वो फार्मूला था ये, V इज इक्वल टू अंडर गामा प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। अब ये जो गामा है ये एक कांस्टेंट फैक्टर है जो रेशो होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv का। Cp होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गामा जो है ये गैस को डिसाइड करता है। मुख्तलिफ गैसेस के लिए गामा की वैल्यू मुख्तलिफ है, जो मैं आपको लास्ट में नोट डाउन करवा रहा हूँ। न्यूटन ने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन लेप्लेस ने कहा था टेम्परेचर नहीं, बल्कि क्या कांस्टेंट होती है? बल्कि हीट कांस्टेंट होती है। अब अगर हीट कांस्टेंट होगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी, देखें आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? टोटल कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके के साथ वो प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उन प्रोसेस को हम कहते हैं एडिएबेटिक प्रोसेस, जिसमें हीट क्या होती है? जिसमें हीट होती है कांस्टेंट। और इसकी जो इक्वेशन होती है, जिस इक्वेशन से हम इस चीज को प्रूव करते हैं, वो होती है ये, प्रेशर इनटू वॉल्यूम पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखिएगा, ये जो पावर है ये वॉल्यूम के ऊपर है, ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ किसके ऊपर है? वॉल्यूम के ऊपर है। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम पावर गामा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर गामा की मैंने बता दी Cp डिवाइडेड बाय Cv। अब गामा फॉर डायएटॉमिक, डी का मतलब है डायएटॉमिक, एम का मतलब समझ लीजिएगा मोनोएटॉमिक, और पी का मतलब समझ लीजिएगा पॉलीएटॉमिक। डीएमपी, डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। जब डायएटॉमिक गैस हो तो गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। ये गामा की वैल्यूज है। जब मोनोएटॉमिक होती है तो गामा की वैल्यू होती है 1.67। ठीक है। जब पॉलीएटॉमिक होती है तो गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.21। अब आप मुझे जल्दी बता दें कि किस गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगी? मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक? नहीं, डायएटॉमिक नहीं होने वाला। हाँ, मोनोएटॉमिक। पता है क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड में फार्मूला देख ले, ये जो गामा है ये न्यूमरेटर में आया है, ये प्रेशर डिवाइडेड बाय रो में आपको कह रहा हूँ नॉर्मल एसटीपी पर दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रेडिकल ऑफ गामा, यानी जिसमें गामा की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होने वाली है। समझ आ गई? चलें, अब ये इसका जनरल फार्मूला है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं डिपेंडेंसी, कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम की किन किन चीजों पर, किन किन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो प्रॉपर्टीज देखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ओके, तो अब मैं इसको क्लियर ऑल रैंक्स करूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी। सबसे पहले है प्रेशर।
क्या स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड करती है? नहीं, द आंसर इज नॉट। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर के क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं दूसरा, डेंसिटी। क्या डेंसिटी पर डिपेंडेंट है? तो है। देखिए फार्मूला खुद बताएगा। यहाँ पर साइड से मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला ये था, V इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रल ऑफ गामा प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। ठीक है। स्पीड और रो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रो डिनोमिनेटर में आई है। इसका क्या मतलब है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर इंटीग्रल रो। जो स्पीड है वो अंडर इंटीग्रल रो के साथ क्या बनेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगी। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर इंटीग्रल रो। अंडर इंटीग्रल रो पर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि मीडियम क्या होना चाहिए? सेम। मीडियम क्या होना चाहिए? विद इन सेम मीडियम। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, विद इन सेम मीडियम। विद इन सेम मीडियम का क्या मतलब है? देखें, जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास गैस है, लेकिन गैस दोनों मुख्तलिफ हैं। कैसे गैस दोनों मुख्तलिफ हैं? एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, H गैस, और दूसरी हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। हैं तो दोनों गैस ना, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड दोनों में मुख्तलिफ है। क्यों दोनों में मुख्तलिफ है? कि दोनों की डेंसिटी डिफर करेगी। और किसकी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा किसमें होगी? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी किसमें ज्यादा होती है? ऑक्सीजन में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो हाइड्रोजन में डेंसिटी कम है, तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा बनेगी, और वो उसके 4 टाइम्स होती है, क्योंकि अंडर इंटीग्रल आप 16 निकालेंगे, क्योंकि मास जो है इसका ऑक्सीजन का वो 16 होता है। तो आपको इस कंपैरिजन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर इंटीग्रल रो। याद रखिएगा, विद इन सेम मीडियम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से इसको इरेज करके तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, और जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो होती है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी में क्या होता है, उसका भी बड़ा सिंपल सा रिलेशन समझा देता हूँ मैं आपको। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी हो तो क्या बनेगा? देखें, अब डेंसिटी और ह्यूमिडिटी का आपस में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर। जो डेंसिटी है वो मॉइस्चर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखती है, जो ह्यूमिडिटी बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, तो स्पीड ऑफ साउंड और मॉइस्चर का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि दो किस्म की एयर है, एक ड्राई एयर है, एक वेट एयर है। तो डेंसिटी, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किसमें ज्यादा होगी? मॉइस्चर जिसमें ज्यादा है, तो किसमें ज्यादा होता है? वेट एयर में। करेक्ट। तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन वेट एयर, ठीक है, एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ड्राई एयर। ठीक है। देखें, इसके कॉमन पॉइंट्स पर नहीं जाते, ऐसा क्या होता है, लेकिन फिर हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते जाएंगे। वैसे भी ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है। तो मैं तो वैसे भी एमसीक्यू पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स की बात समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर, जो फोर्थ टर्म है, जो लास्ट वन होगा, वो आपके पास होगा टेम्परेचर। क्या स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है? तो हाँ, है टेम्परेचर पर। और कैसे डिपेंडेंट है? कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर इंटीग्रल ऑफ टी। याद रखिएगा। अब अगर आपको दो गैसेस दी जाएं, दोनों मुख्तलिफ टेम्परेचर पर, और दोनों की स्पीड ऑफ साउंड कंपेयर करें रेशो के हिसाब से, तो V1 डिवाइडेड बाय V2। तो V1 पर जो टेम्परेचर होगा उसको T1 कहेंगे, और V2 पर जो टेम्परेचर होगा उसको T2 कहेंगे। ये रेशो याद कर लीजिएगा। एक ये रेशो, और दूसरा एक और फार्मूला होता है कि स्पीड ऑफ साउंड बराबर होती है V0। V0 का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू टी। टी क्या है? टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हम किस में लेते हैं? यहाँ पर टेम्परेचर हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। और जो ऊपर मैंने फार्मूला बताया T1 और T2 का, वहां पर हम टेम्परेचर किस में लेते हैं? केल्विन स्केल में। समझ में आ गया? तो ये हम रेशो के लिए, हाँ, ये हम रेशो के लिए यूज करते हैं। मतलब दो गैसेस में, एक में आपको स्पीड दे, दूसरे में आपको फाइंड करनी हो, तो इस केस में यूज करेंगे, और दूसरा आपके पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है। अब इसके मुतालिक हम 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये साउंड का केस अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो हमारे पास होगा स्टेशनरी वेव्स के थ्रू। तो मैं इसको क्लियर ऑल रैंक्स करके उसके बाद हम चलते हैं इसके 3 क्वेश्चंस पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के मुताबिक, वो ये है कि एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मतलब है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जीरो केल्विन पर
स्पीड ऑफ साउंड क्या मिलेगा एट 0 केल्विन, स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स, स्पीड ऑफ साउंड आपको 0 केल्विन पर क्या मिलेगी। देखें दो कॉन्सेप्ट हैं, वो देगा आपको, यहाँ पर कहेगा थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली एट 0 केल्विन, 0 केल्विन हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो को थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली वर्ड यूज करें ना, प्रैक्टिकली जब वो वर्ड यूज करें ना किसी भी एमसीक्यूज में प्रैक्टिकली, तो आपने क्लियर कर देनी है कि प्रैक्टिकल में साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी, मतलब होगा ही नहीं स्पीड ऑफ साउंड। क्यों कि प्रैक्टिकली जो एब्सोल्यूट जीरो होता है ना, ओके 0 केल्विन, उसमें क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स मोशन सीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स मोशन सीज, मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स का मोशन खत्म हो जाएगा तो वो चीज क्या ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा डू नॉट ट्रेवल। अगर वो किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिकली कर रहा है तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, देखें कैसे। V एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू V नॉट, V नॉट का मतलब क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और कितनी होती है 332 प्लस 0.61 इंटू टी। अब टी वो टेम्परेचर है लेकिन किस में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में, तो 0 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं -273, करेक्ट वन। अब इसको सॉल्व करें तो V नॉट कितना होता है 332 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर कितना है -273। पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ 166 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको स्पीड मिल जाएगी कहाँ पर 0 डिग्री सॉरी 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर। थ्योरेटिकली ये आंसर है, लेकिन एमसीक्यूज में वो प्रैक्टिकली कहे ना, प्रैक्टिकली याद रखिएगा वो चीज ट्रेवल ही नहीं करेगी। वो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मोशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं रेज करूं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। तो इसका मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाए, राइज इन टेम्परेचर, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज, विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज, कितनी परसेंटेज में वो चीज बढ़ेगी। सुने अभी, डिग्री सेल्सियस में कौन सा फार्मूला मैंने पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, जल्दी से बता दें। हाँ करेक्ट वन, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। तो वी नॉट कितना है 332, या जो भी लिख लें, इसको छोड़ दें, हमें तो परसेंटेज चाहिए। 0.61 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर क्या आएगा वी नॉट प्लस 0.61। वैसे आपको अगर एक जनरल सवाल पूछे ना कि भाई जो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 0.61 टर्म्स के साथ प्लस में। और अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आपने क्या करना है, 0.61 जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। सो वी गॉट 61 परसेंटेज दिया, हमें 61 परसेंटेज मिल जाएगी। ये मीटर पर सेकंड में है, समटाइम सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछता है, तो उसका आंसर बनेगा 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस केस में। तो याद रखिएगा ये हम इसी तरीके के साथ इसको डिटरमाइन करेंगे। अगर नंबर पूछे तो 0.61 या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन अगर आप ऐसे फाइंड करना चाहें तो 61 परसेंटेज आपको मिलेगा इस केस में। अच्छा, इसमें से एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि 0.61 का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 0.61। ये समझ आ गया एक्सेक्ट परसेंटेज। चले मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ ताकि फिर आपके लिए क्लियर हो जाए। 61 परसेंटेज, 61 परसेंटेज। अच्छा, इस 0.61 का नहीं, मीटर पर सेकंड नहीं है, सुने अभी। 0.61 का हम यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसको न्यूमेरिकल की बुनियाद पर। तो देखें, अगर इस साइड देखें यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो पूरी साइड यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है, इस साइड अगर यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए ना ओवरऑल, तभी तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट बनेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि वी नॉट का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो टी के साथ इसका यूनिट भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। देखें देखें, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी टी वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर, यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। वी नॉट ये भी स्पीड है, यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। भाई मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड के साथ ऐड करूंगा तभी तो मीटर पर सेकंड जवाब आएगा ना। हाँ 2 3 जितना भी आए, लेकिन आएगा तो मीटर पर सेकंड में। हाँ, तो 0.61 टी का जो यूनिट है वो कितना बनेगा, वो बनेगा मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में,
तो 0.61 इंटू केल्विन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, वो मल्टीप्लाई कर रहा है उसे क्या करेगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ये रहा इसका यूनिट, समझ आ गया। हाँ, ये हम इस तरीके से डिटरमाइन करें। 0.61 किसके बराबर हुआ, मीटर सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये एक एमसीक्यूज भी याद कीजिए। ओके, अच्छा उसके बाद थर्ड एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, और एक लास्ट एमसीक्यू होगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारी पॉइंट्स आपको बता दी हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास पूछ रहा है फॉर व्हाट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है। फॉर व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स हाफ एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस। द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स हाफ, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, बिकम्स हाफ एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर टू, एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो V1 को हम 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लेते हैं, सही है, सॉरी स्पीड है ना, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाली स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और वो कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कितना होगा 273 केल्विन। ठीक है, आपको चाहिए सेकेंड टेम्परेचर T2, ठीक है, तब जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी V2, जो V1 का क्या बनेगा हाफ, देख लें हाफ, सही है। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, बजाय जो उस फार्मूले को हम सॉल्व करें, मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ, सुनिएगा अभी। इसका शॉर्टकट क्या बनेगा, बड़ा इजी है। टेम्परेचर कोई भी फाइंड करना हो, इसको मल्टीप्लाई कर दें n स्क्वायर टू द गिवन टेम्परेचर, इसको प्राइम कह देते हैं। टी प्राइम यानी जो टेम्परेचर आपको मालूम करना है, इसको बराबर कर देंगे n स्क्वायर, n यानी कि वो जो नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पर हाफ गिवन है, तो ये n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, n की जगह पर मैं 1/2 लिखूंगा, उसका हाफ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर। इसी तरीके से अगर आपको स्पीड चाहिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, तो n मल्टीप्लाई बाय v कर देंगे। यहाँ पर n स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, जस्ट n है, फर्क सिर्फ इसमें ये है। तो देखें n की जगह पर क्या पुट करेंगे 1/2 उसका स्क्वायर, और टेम्परेचर कितना गिवन है 273, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 273, तो इसका आंसर आ जाएगा 68 केल्विन। अगर स्पीड फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला, अगर टेम्परेचर फाइंड करना हो तो ये फार्मूला। n स्क्वायर की जगह n जो नंबर मिला होगा 2, 3, 4 या हाफ या फोर्थ, तो वो पुट कर देंगे, गिवन टेम्परेचर रखते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये इस तरीके से सॉल्व हो। मैंने डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज का पैटर्न बता दिया, आपने इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया। ओके, तो अब इस लेक्चर के दो हिस्से बनते हैं हमारे पास, और वो एक है स्टेशनरी वेव और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। तो वो थर्ड पार्ट में हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं पहले भी कहता था अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट में आंसर देना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। सो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।